आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, यानी संपूर्ण भारत का। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। राष्ट्रपति मुर्मू ने संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नए संसद में एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। इसके अलावा उन्होंने 33% आरक्षण मिलने पर महिलाओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के आयोजन को ऐतिहासिक बताया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सदियों से राम मंदिर बनने का इंतजार हो रहा था, जो अब खत्म हुआ। के गैस कनेक्शन पूरी हुई है। आज इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस भी दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपया और खर्च होने का अनुमान है। मेरी सरकार का प्रयास है कि हर योजना का तेजी से सैचुरेशन हो, कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे। इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, बीते वर्ष में विश्व ने 2 बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का सामना किया। ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया। दो 2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8% से अधिक थी। पिछले दशकों में औसत महंगाई दर 5% रही। वहीं संसद में बजट सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने देश को संदेश दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों को 2024 की राम राम कहकर संबोधित किया। इसके बाद पीएम ने कहा कि संसद में अभी तक गरिमापूर्ण फैसले लिए गए हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं को निशाने पर लेते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोगों का स्वभाव हुड़दंग करने का होता है। उसके आखिर में ये संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन
लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी। उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन जारी किया है। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 5वां समन भेजा। केजरीवाल को ईडी ने 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह पिछले 3 महीने से जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी से स्वाति मालवाल ने आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने से पहले स्वाति मालवाल ने कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा दिखाया है वो उस पर खरी उतरेंगी। सबसे पहले तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैंने शपथ ली और मैंने शपथ जब ली तो मैंने अपने एक प्रण भी लिया कि अब से मेरी पूरी ज़िंदगी इस देश के लिए समर्पित रहेगी। आज मैं जब शपथ ले रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले शपथ नहीं ले रही, मेरे साथ इस देश की हर वो लड़की शपथ ले रही है जिसने कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हर वो महिला शपथ ले रही है जिसने बहुत बड़ा सपना देखा और उसके बाद उसके लिए जी तोड़ काम किया। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक एक्टिविस्ट थी और एक एक्टिविस्ट रहूँगी। हमेशा ज़मीन के मुद्दे उठाती आई हूँ और आगे भी राज्यसभा में ज़मीन के ही मुद्दे उठाऊँगी। आज संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण केवल पीएम मोदी और उनकी सरकार की प्रशंसा के बारे में था। ये एक प्रोपेगेंडा था, पीएम मोदी के लिए विज्ञापन था और एक राजनीतिक भाषण था। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में रोजगार से जुड़ी कोई बात नहीं कही गई। लाखों घर बगैर बिजली के हैं और इतने किलोमीटर रोड बन गए और उसमें किधर बने, कौन से एरिया में बने वो भी इम्पोर्टेंट है। एम्स जहाँ बनना है वहाँ नहीं बने, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, गरीब लोग है वहाँ नहीं बने, उसका जिक्र नहीं है। तो ये जो मोदी जी की एडवर्टाइजमेंट करने वाला भाषण है, इसको राष्ट्रपति जी को उनके जबान से या मुंह से बोलने लगा है, ये ठीक नहीं है। इसका हम इसको कभी स्वीकार नहीं कर। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर सरकार ने अनदेखी की। गोगोई ने आगे कहा कि आम लोगों के प्रति सरकार की बेरुखी साफ हो गई है। Is what the BJP government have been doing for the past 10 years, which is offering more SOPs to those industrialists who are close to Prime Minister Modi. I believe in the budget there would be policy decisions which would benefit those very select industrialists who have been benefiting for the past 10 years, and for the majority of the country, for the poor, for the middle class, we will only be treated to sound bites, only well-intentioned words, but nothing that would change the daily life. उधर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महामहिम मुर्मू ने बेरोजगारी की बात नहीं की और इसके बाद उन्होंने कहा कि इस अभिभाषण में कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा नहीं की गई। All the things they had. I think it was a typical what you expect from a government before the election. They have written an election speech for the president to deliver. They have done this, they have done that.
but they have not talked about all the things they have not done. They have not talked about unemployment. They have not talked about, they talked about inflation, but somewhat insincerely. They claim they have pulled people out of poverty, but then they also talked about giving 81 crore people food grains. So there is a problem here. This is a one-sided narrative that leaves out a number of important omissions, which I believe will ultimately be what the people will have to think about when they go to vote in the Lok Sabha election. ज्ञानवापी के तहखाने में व्यास जी के तहखाने में वाराणसी की अदालत ने पूजा पाठ की इजाजत दे दी है। अदालत ने साधन के अंदर पूजा पाठ के प्रबंध करने के आदेश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट को प्रबंध करना होगा। ज्ञानवापी के तहखाने में व्यास जी के तहखाने में वाराणसी की अदालत ने पूजा की इजाजत दी है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। उससे पहले पूजा पाठ होती थी, तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उस पर मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया व्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूँकि वो प्रार्थना पत्र 9 अगस्त स्वीकार कर लिया गया, उस पर सरकार रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। तत्कालिक सरकार ने उसको, कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी, जिसे लेकर हमारे सहयोगी अभिनव पांडे ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की। जितने भी जो भी रिपोर्ट ज्ञानवापी मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर है, जिसमें कि आज जो है व्यास तहखाने में जो हिंदू पक्ष है जिसने की रिट दायर की थी उसको पूजा का अधिकार मिल गया। इसके पहले जो है एएसआई ने रिपोर्ट दी थी कि वहाँ जितने भी जो भी रिपोर्ट दी थी उसमें रिपोर्ट्स में ये पाया गया था कि वहाँ पे पहले जो है हिंदू मंदिर थे, कई प्रकार के जो है प्रमाण वहाँ पे मिले हैं, फोटोग्राफ्स के अलावा कई तरह के जो है मूर्तियाँ और तमाम चीज़ें जो है वो बरामद हुई हैं। हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अभी जो खबर आई है जिसमें कि पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हमें गर्व है कि हमारी न्यायपालिका ऐसे निर्णय तथ्यों के आधार पर देती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात का इस प्रकरण में कि एक बहुत गहन जांच हुई। एएसआई द्वारा नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अध्ययन किया गया और अध्ययन तो सदियों से सबके पास सामने था। ये चीज़ पुस्तकों में लिखी थी, इतिहास में थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की ही एक दीवार जान के ऐसी छोड़ दी गई थी जिससे कि स्मरण कराया जा सके कि ये मंदिर था। लेकिन अच्छी बात है कि एएसआई की जांच के आधार पे हमारे जनपद न्यायालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये पक्ष जो था मुस्लिम पक्ष है उसने जो रखा था उसमें फैक्ट फिगर में उसमें कहा कि जो एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है वो पहले जो है वहाँ पर एक तरीके से मूर्तिकार था, वहाँ पे वो मूर्तियाँ बना के जो उसके अवशेष थे वो वहाँ फेंका करता था, वहाँ मूर्ति बनाता था, उसको स्पेस दी गई थी। वो वही चीज़ें हैं, न कि बल्कि ये प्रमाणित है कि वो 5000 साल पहले मंदिर था या इसके पहले जो है इसके पहले मस्जिद थी। ये डिफेंस उन्होंने लिया था लेकिन न्यायालय ने उसको स्वीकार नहीं किया होगा जैसा दिख रहा है। और जितना हम लोग समझ रहे हैं जो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पे न्यूज़ अभी तक हम लोग देखी है, स्पष्ट रूप से ये कोई मूर्तिकार का एक छोटा मोटा आयोजन नहीं था।
जो रिपोर्ट वहाँ पे है कि एक बहुत बड़े विशाल मंदिर की नींव वहाँ पे पाई गई है। मंदिर के जो अवशेष, जो पूजा पद्धति हिंदू धर्म की है, सनातन धर्म की है, उसके अनुसार वहाँ पे मूर्तियाँ कुछ खंडित कुछ अखंडित पाई गई हैं। तो अगर एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में मैं बोलूँ तो बहुत पर्याप्त साक्ष्य वहाँ पे मंदिर के हैं, उत्खनन के, आर्कियोलॉजी के हिसाब से भी और साहित्य के हिसाब से भी, इतिहास के हिसाब से भी, और उसके आधार पे न्यायालय ने निर्णय लिया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है और मुझे विश्वास है कि इसको सभी लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से लेंगे और इसको स्वीकार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सीमा अरुण जी, जो कि बता रहे थे कि आज जो है स्वागत योग्य है और जो न्यायालय ने जो फैसला दिया है तमाम प्रमाणों को लेकर वो एक स्वागत योग्य है। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। ज्ञानवापी मामले में आए फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मामले में आया फैसला एक तरह से मील का पत्थर होगा। एएसआई की रिपोर्ट एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है। आज का दिन महत्वपूर्ण है और एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। बनारस से अच्छा कौन सा? ज्ञानवापी मामले में बनारस की जिला कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया, ये फैसला एक तरह से एक मील का पत्थर रहेगा और जिनके धर्म की, खास करके हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा। मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा। तथ्यात्मक रूप से जैसे एएसआई की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूँ कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का दिन है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ज्ञानवापी मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी 8 बाकी है। पहले भी पूजा की जा रही थी, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो नई चीज नहीं है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ज्ञानवापी मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी 8 बाकी हैं। पहले भी पूजा की जा रही थी और कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो नई चीज नहीं है। मैं तो अब प्रधानमंत्री को स्वामी कहता हूँ, वो ऐसे संत हैं। उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा, जमीन पर सोए। अयोध्या तो केवल झांकी है और आगे रामलला बाकी है। ज्ञानवापी में तो अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी तो 8 बाकी हैं। और पहले भी पूजा लोग कर रहे थे हिंदू। बीच के कालखंडों में कैसा आया कि इस पे रोक लगी है और जो दिया है कोर्ट ने वो कोई नई चीज नहीं दी है। अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले का वीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को इस फैसले से खुशी हुई है। और उससे आज काशी की अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और उससे विश्व के सब हिंदुओं का हृदय आनंद से भर गया है। 30 साल पहले तक उस मंदिर में भगवान की नियमित पूजा अर्चना होती रही थी। 1993 में वहां बाड़ लगा दी गई, जाना आना बंद कर दिया गया और अन्यायपूर्वक हिंदुओं को वहां उनकी पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया। इस बात के लिए मुकदमा कायम किया गया। यह 31 वर्ष बाद मिला, इतना समय क्यों लगा ये सोचना होगा, पर जब मिला तब अच्छा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी। कोई चर्चा न करें, गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल
अपने तरीके से जनता के बीच में जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की पहली लिस्ट जारी कर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़े अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए कुछ नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की तैयारी कर चुकी है। मैं यह मानता हूं कि 2024 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन बहुत बड़े अंतर से जीतेगा। जो मैं लगातार नारा लगाता रहा कि 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, वह 2024 में सिद्ध हो जाएगा। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की। सीएम आवास और ईडी ऑफिस के 100 मीटर तक दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई। हेमंत सोरेन से पूछताछ पर पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपना पक्ष रखा। विपक्ष ने जहां पूछताछ को सियासी बताया, बीजेपी ने विपक्ष को मामले पर राजनीति न करने की नसीहत दी। हेमंत सोरेन जी के पास बहुमत है, लोगों ने उनको चुन कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लोगों ने चुना हुआ मुख्यमंत्री है। आप उनके साथ या आपकी एजेंसी जो आपकी गुलाम बन गई है, जिस तरह से बर्ताव करती है, ये देश का लोकतंत्र नहीं है। ये तानाशाही से भी ऊपर चल रहा है ये देश। कि हेमंत सोरेन झुकने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार जैसी पलटी मारने को तैयार नहीं। केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन पलटूराम बनने को तैयार नहीं। उसकी कीमत वो लोग चुका रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक उनके साथ खड़ा है मजबूती से। बिहार और झारखंड बंटने के बाद झारखंड आर्थिक रूप से सरप्लस स्टेट था। हालात कितने बदतर हो गए कि राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो भागते फिर रहे हो, मीटिंग हो रही हो और मीटिंग में अधिकृत किया जाता है कि आप जो भी फैसला लेंगे। यह तो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है कि राज्य के मुख्यमंत्री फरारी की अवस्था में और वही अधिकृत कर रहे हैं। तो कैसे विधायक दल अधिकृत कर रहा है ऐसे लोगों को, यह तो समझ से परे है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां और हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, वो गले के नीचे नहीं उतरता है। प्रोटोकॉल होता है भाई मुख्यमंत्री का। आप हेडलाइन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री फरार, मुख्यमंत्री गायब। ये कौन सा हमारे लोकतांत्रिक जीवन में ऐसा भी क्षण आएगा, हमने ये सोचा नहीं था। पूछताछ के लिए तो खुद समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने। पूछताछ होगी, सहयोग करेंगे। प्रश्नों का जवाब पहले भी दिया था, आज भी देंगे। लेकिन एक जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? आप चुनी हुई एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं? आपका क्या बिहेवियर रहेगा? आपके आगे की रणनीति क्या है? आज सभी का खुलासा हो जाएगा। और हम तमाम लोग, इंक्लूडिंग हमारे मुख्यमंत्री, फौलादी मुख्यमंत्री, हर स्थिति से निपटने को तैयार। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सीएम आवास में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। सूत्रों की माने तो सीएम सोरेन ने आरोप लगाया कि उनसे लगातार बदतमीजी की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था और लोगों में डर का माहौल था। इसके बाद नीतीश ने कहा कि उस समय तेजस्वी बच्चे थे और इसीलिए कुछ पता नहीं है। अच्छे से अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहां से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? इतने जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है?
तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था, सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार INDIA को छोड़कर NDA अलायंस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने INDIA गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें गठबंधन का नाम नहीं पसंद था और इसीलिए उन्होंने कहा कि वहां सीट बंटवारे में भी सहमति नहीं बन पा रही थी। इतना कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हमको कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब के सभी जिलों के डीसी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम मान ने जिलों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जानकारी ली और इसके अलावा इस मीटिंग में भविष्य को लेकर रणनीति पर चर्चा की। मीटिंग में सरकार के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। सड़कों के मामले भी कई दो काम सड़कों के मामले भी कई दो काम यह ने जो टाइम ना होंगे ने। सड़क जड़ियाँ ने जनवरी फरवरी बन नहीं सकती, वो मार्च अप्रैल मई जून गर्मी बननी। उदों तक उन्होंने पता ही नहीं होंदा डिपार्टमेंट को कि सानू बजट कितना होगा सड़कों पर। असीं थोड़ा जिहा पहलां दस दईए उन्होंने कि तुहानूं इन्ना बजट देवांगे, तुसीं कर लो काम। हाँ, जिहड़े सफाई है नदियां रजवाहियां दी, यह भी टाइम अप्रैल मई दे विच ही होगा। अप्रैल मई जून का 15 उदों तक उन्होंने पता ही नहीं होंदा सानूं बजट कितना मिलेगा। असीं पहले ही देता ताकि शुरू कर। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां एक तरफ भिलाई में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, दूसरी तरफ अंबिकापुर में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के आवास पर आयकर विभाग ने रेड मारी। सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरियाणा सिख एंड खट्टर खिताब का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि केवल सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उन पर अमल करना होगा। गुरुओं के दिए गए संदेशों का अनुसरण कर उन पर अमल होना होगा। जब से हमने शासन की बागडोर संभाली, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे जितने भी सिख गुरु हुए हैं, उन सिख गुरुओं के सम्मान में हमने बहुत से कार्यक्रम करवाए थे। शताब्दियों के कार्यक्रम हुए, उनकी प्रदर्शनियों के नाते से लगाया गया। जितनी भी यात्राएं निकली, उन यात्राओं का भी हमने स्वागत किया, सब जगह सत्कार किया। तो हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कार्यरत हैं। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इन सब का एक संकलन करके कॉफी टेबल बनाई जाए। गुवाहाटी कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने भारत भूटान सीमा पर सोने के बिस्किट जब्त किए। इस दौरान कस्टम विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 2.5 किलो के 103 सोने के बिस्किट जब्त किए गए, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। उद्धव गुट से शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। प्रियंका ने आगे कहा कि चुनाव आयोग, ईडी, आईटी, सीबीआई सभी स्वतंत्र एजेंसियों को बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है। हैं जो महिलाएं कारोबारियों को मदद मिलेगी, टैक्स से राहत मिलेगी, और वो 10 साल हो गए हैं। आज लोग बेरोजगार हैं, युवा पीढ़ी बेरोजगार है, किसान दूसरी तरफ त्रस्त हैं। किसानों को कहा गया था उनकी आमदनी दुगनी होगी, वो वहाँ से त्रस्त हैं। जो महिलाएं हैं वो महंगाई की मार से जूझ रही हैं। महिलाएं क्या, पूरा देश महंगाई की मार से जूझ रहा है। और जो छोटे कारोबारी हैं, जहाँ पे कुछ पूंजीपतियों की मेहनत होती है, हर के लिए काम होता है, हर बजट ऐसा लगता है पूरा बजट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। और जो छोटे कारोबारी हैं, जो कोविड के बाद से उनके बिजनेसेस ठप हो गए हैं, बिजनेसेस में कोई राहत जो मिलनी चाहिए वो मिले। यही उम्मीद है कि जो वादे हुए हैं देश की जनता के साथ पिछले 10 साल में, चुनाव आने वाला है, वो वादा तो पूरा कर दें मोदी जी।
शिवसेना के विधायक अनिल बाबर का आज निधन हो गया। उनके निधन की खबर के बाद सीएम शिंदे ने आज की कैबिनेट बैठक रद्द कर दी। जानकारी के मुताबिक अनिल बाबर कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अनिल महाराष्ट्र की कानपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। दक्षिण भारत क्षेत्र ने उत्तरी कमान के लिए हल्के विशेषज्ञ बख्तरबंद वाहन भेजे हैं। स्वदेशी LSV मॉड्यूलर प्रकार के वाहन है, कुशल रखरखाव की अनुमति देता है। इसी को लेकर चेन्नई के रक्षा PRO ने बयान दिया, कहा कि सभी वाहन स्वदेशी LSV मॉड्यूल पर आधारित है। IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दावा किया है। IMF के मुताबिक आने वाले 2 साल 24 और 25 में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। 2024 से 25 में 6.5% विकास दर का अनुमान। भारत में ग्रोथ मजबूत रहेगी। IMF ने कहा कि भारत की विकास दर चीन से भी आगे रहेगी। वैश्विक GDP वृद्धि दर 3.1% रह सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के लिए कम आती हूं, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय कोयल की तरह कुहू कुहू करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कूच बिहार, बासा, मालदा, শিলিগুড়ি, মুর্শিদাবাদ এবং শিলিগুড়ি থেকে হচ্ছে। এছাড়াও দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও 2টি করিডোর হবে। খড়গপুর থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত নর্থ সাউথ করিডোর, আর বারাণসী থেকে কলকাতা, পুরুলিয়ার গুরুডি থেকে দক্ষিণ 24 পরগনার জোকাফন পর্যন্ত এই সমস্ত করিডোরগুলো তৈরি হচ্ছে। भारत समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में भारी बर्फबारी हो रही, जिस वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी हुई है। बनिहाल में हल्की बारिश देखने को मिली। उत्तराखंड में चमोली और उत्तरकाशी में बर्फबारी देखने को मिली। पहाड़ी इलाकों पर अगले 2 दिन बर्फबारी की संभावना है। ये देखिए 7 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। कुफरी की, मनाली की, जम्मू कश्मीर, रामबन, कुल्लू, रोहतांग और शिमला की तस्वीरें जहां पर बर्फबारी हो रही है। और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ चुकी है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई है, जिसके बाद बारिश और ठिठुरन बढ़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुजरात के वडोदरा में एकलबारा गांव में स्थित एक कंपनी में विस्फोट हुआ। विस्फोट के धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 की मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरह घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। गुजरात से खबर, जहां पर एक कंपनी में विस्फोट हो गया जिसमें 3 की मौत हो गई।
दो लोग बुरी तरह से झुलस गए। हालांकि पुलिस मामले पे जांच शुरू कर चुकी है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला वाकई एक हादसा था या फिर किसी की लापरवाही इसमें सामने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रांची में सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई है और सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि थोड़ी देर में गिरफ्तारी हो सकती है। सोरेन से करीब 7 घंटे की पूछताछ और उसके बाद अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है और इस खबर के सामने आने के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। गिरफ्तारी के बाद सोरेन की पत्नी को सीएम बनाया जा सकता है। कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो। जेएमएम विधायकों ने कल्पना सोरेन को समर्थन पहले ही दे दिया था, लेकिन सीएम आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। सभी जेएमएम के विधायक राज्यपाल से मिलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।